तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का मंथली असेसमेंट लेकर आए हैं। इस वीडियो में क्लास 6 का सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप देख ही रहे हैं, सितंबर माह में मंथली असेसमेंट का काम चल रहा है JCRT की तरफ से। तो आज हम लोग क्लास 6 का करने जा रहे हैं दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का वीडियो में, और एंड तक बने रहिएगा आप लोग वीडियो में, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट लोग का फ़ायदा हो जाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, पूर्णांक आपका पूरा 60 है फुल, और क्लास 6 का है। और देख सकते हैं मासिक मूल्यांकन सितंबर माह, मंथली असेसमेंट दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग के पास हिंदी है। हिंदी हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, एक कविता दिया हुआ है। कविता के इस अंश को पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। दोस्तों, एक कविता दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और गद्यांश कविता को पढ़ के एक और दूसरा का आंसर देना है। तो कविता क्या है? अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। तो आपको कविता दे दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी। तो आपका ऑप्शन दिया, जब केवल लड़कियां पढ़ेंगी, जब केवल लड़के ही पढ़ेंगे, और जब कोई भी अनपढ़ ना रहेगा, और जब लोग साक्षर नहीं होंगे। तो आपको देख सकते हैं, अब कोई अनपढ़ ना होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। तो जब तक कोई अनपढ़ ना रहेगा, आप देख सकते पहला ही आपका पैरा में दे दिया गया है आंसर, जब कोई अनपढ़ नहीं होगा तब। तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। फिर आपके पास दिया गया है सेकंड नंबर, पद्यांश में निरक्षर शब्द के कौन सा समानार्थी पर्यायवाची शब्द है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पुस्तक, पावन, आंगन और अनपढ़। तो पद्यांश में निरक्षर, निरक्षर शब्द का अर्थ होता है अनपढ़, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित वाक्यों के वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। परीक्षा देने वाला, तो परीक्षा देने वाला को हम लोग परीक्षार्थी बोलते हैं। क्षमा करने वाला को क्षम्य कहा जाता है। ईर्ष्या करने वाला को ईर्ष्यालु कहा जाता है। और काम से जी चुराने वाला को कामचोर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, और आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर का कि बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा। तो बैल ने, आप इस कहानी को पढ़ लीजिएगा एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा था। तो बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त इसलिए समझा क्योंकि गुफा के पास एक तालाब था, जिसके कारण वहाँ पर ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे उपस्थित थे। बैल के लिए वहाँ रहने के साथ साथ भोजन और पानी की एवं गुफा के वजह से बाहरी बड़े जंतुओं से सुरक्षा भी हो जाती थी। तो इसलिए हुआ क्योंकि बैल जो था वो एक छोटा जानवर है, और बाहरी जानवर से उसका सुरक्षा भी हो जा रहा था, और प्लस में गुफा के सामने था, और जहाँ पे पानी वगैरह भी था, तो पानी भी अपना पी के जीवन यापन कर लेता था दोस्तों। ये हुआ आपका आंसर। 5वां नंबर है कि नीचे दिए गए पद का अर्थ लिखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन पानी बिना निर्मल कैसे सुहाए। तो आपको चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास के दोहे से लिया गया है। इस पंक्ति में कबीरदास ने कहा है कि संसार में आलोचकों की कमी नहीं है और आलोचक रहने भी चाहिए। उन्होंने कहा कि आलोचकों को अपने सामने ही रखना चाहिए, क्योंकि आलोचना करने वाला का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि आलोचना करने वाला हमारी गलतियों को बताकर हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के निर्मल एवं साफ सुथरा बना देता है। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग इंग्लिश पे आ गए दोस्तों। हम लोग इंग्लिश पर आ चुके हैं। तो इंग्लिश का पहला नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पीपुल लिविंग इन द गिवन कंट्रीज कॉल्ड। तो अमेरिका में रहने वाले को क्या बोलते हैं? अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन बोलते हैं, नेपाल वाले को नेपाली बोलते हैं। यही तो पूछ रहा था, काफ़ी आसान है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का सेकंड नंबर में है, रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट एडवर्ब। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि गुड चिल्ड्रेन ऑलवेज
गुड चिल्ड्रन ऑलवेज नेवर ट्वाइस टेल टाइज। दिया हुआ है कि अच्छे बच्चे कभी, ऑप्शन खाली स्थान दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुड चिल्ड्रन नेवर टेल टाइज, मतलब अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द लाइन वाटर शेड विल हैंग इट्स हेड मीन इन द पोएम आई ड्रीम अ वर्ल्ड। तो आई ड्रीम अ वर्ल्ड एक पोएम आप लोग पढ़ लीजिएगा क्लास 6 का। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द मिसिंग एंड हैप्पीनेस वर्ल्ड अनहैप्पीनेस वर्ल्ड बी destroyed and gone for ever and would be removed from the earth। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सिंडबैड डिसाइड ऑन द रिटर्न ऑफ हिज वॉयज। तो वॉयज से लौटते समय सिंडबैड ने क्या डिसाइड किया, आपको क्वेश्चन में बताना है। तो आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि सिंडबैड डिसाइड टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ क्वाइटली इन बगदाद। तो सिंडमैन जब वापस लौट रहा था वॉयज से, तो उसने डिसाइड किया कि अब अपना शांति से अपना सारा जीवन इराक की राजधानी बगदाद में बिताएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक पैसेज दिया हुआ है, आप पैसेज पढ़ लेना ध्यान से, मैं आपको सीधा इसके आंसर को बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड द सर्वेंट लिव। आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि द सर्वेंट लिव्ड इन अ सीरीज ऑफ लॉ वाइट वॉश्ड आउट बिल्डिंग एट द बैक ऑफ द हाउस। तो सर्वेंट कहाँ पे रह रहा था, तो सर्वेंट वाइट वॉश्ड आउट बिल्डिंग एट बैक ऑफ द हाउस। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका कि व्हाट वेयर द सर्वेंट्स वेयरिंग। नेक्स्ट क्या है कि सर्वेंट्स वेयर ऑल क्लॉथ इन स्पॉटलेस वाइट कॉटन ओबोस दैट लुक्ड लाइक लॉन्ग नाइट शर्ट्स एंड ईच हैड अ फाइन स्कारलेट टार्बोस ऑन हिज हेड। तो क्या क्या पहनता था सर्वेंट्स, ये दिया हुआ था आपका। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज टार्बोस। तो टार्बोस क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये कि द टार्बोस इज अ sort of top hat without a brim and there is often a black test it on it। तो आपका ये हो जाएगा आंसर 5 नंबर का। छठा में हम लोग अब गणित पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों। तो गणित में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि इनमें कौन सा पूर्णांक है। आपके ऑप्शन दिए हैं -18, 0, 7 और ये सभी। तो आप जानते हैं कि पूर्णांक किसको बोलते हैं। सबसे पहले एक प्राकृत संख्या होता है दोस्तों, प्राकृत संख्या। तो जो गिनने वाली संख्या होती है जैसे 1, 2, 3 अनंत, ये सब हो जाता है प्राकृत संख्या। फिर एक आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3। और पूर्णांक फिर किसको बोलते हैं हम लोग, एक आ जाता है पूर्णांक इंटीजर। तो पूर्णांक में जब माइनस ऐड हो जाता है, जैसे -1 फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जब ऐड हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक। तो इसमें आप देख सकते हैं -18 भी है, 0 भी है, उसके बाद 7 भी है और ये सभी। तो सारा हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है दिए गए संख्या रेखा के आधार पर कौन सा कथन सही है। तो एक संख्या रेखा दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि संख्या रेखा में बाईं तरफ ऋणात्मक होता है और संख्या रेखा पे 0 के दाईं ओर ऋणात्मक होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा हो गया दोस्तों, ये 0 हुआ। तो 0 के बाईं तरफ, बाईं अगर इधर है तो इधर माइनस में होगा सारा चीज, -1, 2, 3 और इधर 1, 2, 3 ऐसे करके बढ़ जाएगा दोस्तों। तो क्या दिया हुआ है कि n से c बड़ा है। तो n आपका 0 के इधर और c बड़ा है, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 0 के जितने बाईं तरफ बढ़ेंगे उतना छोटा संख्या होगा और 0 के दाईं ओर जितना बढ़ेंगे उतना बड़ा संख्या होगा। तो n से c बड़ा है, ये ऑप्शन गलत है। फिर 0 से c बड़ा है, ये भी गलत ऑप्शन है दोस्तों। और 0 से n बड़ा है, वो भी गलत ऑप्शन है। तो c से n बड़ा b बच जाता, तो b हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों।
45 में -56 को घटाना है, तो आप देख सकते हैं 45 - 56 56, तो इसका आंसर आ जाएगा -11। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस लगा हुआ है बड़ा अक्षर के पास, और 56 बड़ा है दोस्तों, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो आंसर 11 हो जाएगा, -11। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, -14 + 32 - 8 -1, तो -14 + 32 - 8 -1। अब देख सकते हैं आप, एक जाति का सारा है, 14 8 और 1 सब मिला के -23 हो जाता है, एक जाति के माइनस लगा हुआ है और +32, तो इसका फाइनल आंसर 9 आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कार उत्तर दिशा की ओर 17 किलोमीटर चलती है, फिर उसी रास्ते वापस 21 किलोमीटर वापस आती है। बताइए कार प्रारंभिक दिशा जहाँ से चलना शुरू किया था स्थान से अब कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आप देख सकते हैं कि कोई ए बिंदु था मान के चलिए, और यहाँ से यहाँ तक वो गया 17 किलोमीटर दोस्तों, 17 किलोमीटर, और यहाँ, और फिर वहाँ से वापस आ रहा है इधर 21 किलोमीटर। तो यहाँ पे 17 - 21, तो ये -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और उसके विपरीत, तो ये उत्तर दिशा में गया, उत्तर के विपरीत दक्षिण होता है, तो उत्तर के विपरीत दक्षिण हो जाएगा, और -4 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। फिर हम लोग चलते हैं विज्ञान के क्वेश्चन पे। तो आइए विज्ञान के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विज्ञान में क्या दिया हुआ है, विज्ञान में दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में अघुलनशील मिश्रण को देखना जो फाइनली घुल नहीं सकता। अघुलनशील मिश्रण उसे कहते हैं जो जिसको मिलाने पे वो घुल नहीं सकता। तो आपको ऑप्शन दिया गया नींबू का रस का पानी, चाक का चूर्ण और पानी, नमक का घोल और चीनी का घोल। तो आप जैसे नींबू का रस और पानी को मिलाएंगे तो वो घुल सकता है, नमक का घोल को भी मिलाएंगे तो वो भी घुल सकता है, और चीनी का घोल को भी मिलाएंगे तो वो भी घोल में घुल जाएगा दोस्तों। तो चाक का चूर्ण और पानी नहीं घुल सकता है, नहीं घुल सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि इनमें कौन सा सजीवों के इनमें कौन सा सजीवों की निर्जीवों में पाई जाती है, सजीवों की तरह। तो सजीवों की तरह निर्जीव में श्वसन नहीं होता है, जनन भी नहीं होता है दोस्तों, और अनुकूलन भी नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, गति। तो ये आपका ऑप्शन गति सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कारण बताएं। सबसे पहले आपको कारण बताना है, खाना पकाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते। तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन ये रहे, खाना पकाने वाले बर्तन कागज एवं प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि कागज एवं प्लास्टिक दोनों दहनशील पदार्थ हैं और ये आग के संपर्क में आने के बाद जल सकते हैं, जिससे हमारे ऊपर भी खतरा की संभावना बना रहेगा। ये हो गया दोस्तों आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है कि रीना अन्न के दानों को डंडियों से अलग करना चाहती है, उसे पृथक्करण अलग पृथक्करण के किस विधि का चयन करना चाहिए और क्यों। इसका ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि आंसर मैं बता देता हूँ इसका कि रीना को अन्न के दानों से डंडियों को अलग करने के लिए थ्रेसिंग विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में डंडियों को पीट कर अन्न के दानों का आसानी से अलग किया जा सकता है। फिर आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तान में निवास करने वाले जंतुओं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। आपको इसका आंसर दिया जा रहा है यहाँ पे कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जीव जंतुओं को निम्नलिखित तरीके से अनुकूलन करने चाहिए। क्योंकि यह क्षेत्र काफ़ी उष्ण होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र काफ़ी उष्ण होता है, इसलिए कुछ जंतु अपना भोजन रात को प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी हो जिन्हें पसीना नहीं आता है। इस क्षेत्र के जीवों के शरीर से ऐसे रस निकलते हैं जो उन्हें पानी को रोकने में मदद करती है। कुछ जीव जंतु अतिरिक्त पानी संग्रह कर लेते हैं जिसका उपयोग वे बाद में करते हैं, जैसे सांड और ऊँट वगैरह। तो 5 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान पर आ जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में क्या दिया हुआ है कि भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणिक औजार मिले हैं, नीचे दिए कॉलमों को देखकर गलत जोड़े को पहचाने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि
मुझे काफ़ी रिसर्च करने के बाद चारों ऑप्शन सही ही लग रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में मयूरभंज है ही, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी भीमबेटका है और राजस्थान में डिडवाना है और गुजरात में लोथल, गुजरात के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल रहे लोथल। तो हमें ये ऑप्शन कोई गलत नहीं लग रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर बताइए कि भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो आप देख सकते अगर ये भारत है तो यहाँ से बीच से जो गुजरता है 23.5 डिग्री दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो रांची के समीप से गुजरता है उसको कर्क रेखा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्क रेखा दोस्तों। कर्क रेखा आपका सही हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं। इस कथन पर गौर कीजिए और बताइए कि यह किस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किस प्रकार के भेदभाव को दर्शाता है। तो यह जेंडर आधारित भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि लड़के कभी रोते नहीं और उनके मतलब लड़का दिखा रहा है दोस्तों। ये जेंडर आधारित भेदभाव को दर्शा रहा है। फिर आपके पास चौथा क्वेश्चन है, भारत से संबंधित किन्हीं दो प्रकार की विविधता। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉलिटी का चैप्टर 1 जो दिया गया है विविधता, डाइवर्सिटी वाले तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार कि भारत से संबंधित विविधता। भारत से संबंधित कई तरह की विविधता हैं, जैसे सांस्कृतिक विविधता, भौतिक विविधता, खान पान की विविधता, पहनावे की विविधता। तो दोस्तों भौतिक विविधता, क्योंकि भारत में बहुत से ऊंचे पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे गंगा जैसे समतल मैदान भी पाए जाते हैं। नदियों की भी विविधता है दोस्तों, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो वर्षवाहिनी नहीं होती है, जबकि हिमालय की नदियाँ वर्षवाहिनी होती है। उसके बाद पहनावे की विविधता, आपको हर एक कुछ किलोमीटर दूर पर जाइएगा आप, तो वहाँ पहनावे के आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। प्लस भाषा आपको हर एक किलोमीटर पर भाषा चेंज होता है। इसीलिए किसी विद्वानों ने कहा है कि यह भाषाई विविधता वाला राज्य है। लेकिन दोस्तों भारत इन विविधताओं के बाद भी अनेकता में एकता वाला देश है। भारत में तमाम विविधताएं पाई गई है, फिर भी भारत अपने आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करता है दोस्तों। ये हो गया। आपके पास पांचवा क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को चित्र के माध्यम से व्यक्त कीजिए। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ चित्र के माध्यम से। तो आपका ये हो गया पृथ्वी दोस्तों। यहाँ से सबसे बीच से गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर या तो इसका 3 नाम है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगा, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे आप तो 66.5 डिग्री आपको मिलेगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। फिर आपको भूमध्य रेखा के नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको 23.5 डिग्री में 23.5 डिग्री साउथ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा कहते हैं। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको अंटार्कटिक रेखा मिलेगा, जो 66.5 डिग्री है, अंटार्कटिक रेखा। उसके बाद यहाँ आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ साउथ पोल हो जाएगा दोस्तों। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो ये आपका हो गया कर्क रेखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये हो गया भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके ये नॉर्थ हेमिस्फेयर जो उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और यहाँ भूमध्य रेखा से इधर इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं गोलार्ध। तो आप लोग नोट कर लीजिए अपने आंसर पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, इनको हमें वर्णन करना है। आइए देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आज भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सभी हड़प्पा सभ्यता वाले राज्य हैं। हड़प्पा सभ्यता की निम्न विशेषताएं हैं जो इसे एक विख्यात रूप दिलाता है। सबसे पहले यहाँ नगर नियोजन। दोस्तों बहुत दुर्ग और किला वगैरह था, जो ऊपर वाले एरिया को दुर्ग बोला जाता था, नीचे वाले एरिया जो थे उनको किला बोला जाता था। फिर
सेकंड में हो गया ए ग्रिड पद्धति वाले सड़क का होना। सड़कें एकदम समकोण पर काटती है, सड़कें आपको देख सकते हैं समकोण पे काटती थी, उसमें सीवेज का भी व्यवस्था था, उसके बाद जल निकासी की व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता को आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जल निकासी की बहुत ही उचित व्यवस्था थी, और सड़क के नीचे से नाली निकाली गई थी, और सभी नालियाँ एक साथ मिल के और फिर वो एक कुछ ऐसे जगह पे चल जाती थी जहाँ पे कचरा वगैरह सारा स्टोर किया जाता था। फिर आपका फोर्थ नंबर में पक्के ईंटों का मकान। तो पक्के हुए ईंटों का मकान था। उसके बाद कुछ और है दोस्तों जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि एक कृषि बहुत ही अच्छा होता था दोस्तों, और सभी मेहनती थे हड़प्पा कालीन सभ्यता में। नेक्स्ट आपका संस्कृत का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को आप पढ़ लेना। अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आपका ये ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उचित उत्तर ढूंढना है। तो बालका कुत्र क्रीडंती, तो देखिए यहाँ सर्वे बालका उपवने क्रीडंती, तो उपवन आपका ऑप्शन हो जाएगा उपवन पहला का। चटका अत्र का विभक्ति प्रयुक्तम, चटका मतलब चिड़िया, चिड़िया को किस विभक्ति से यहाँ पे दिया जा रहा है, तो चिड़िया पहला विभक्ति है, पहला विभक्ति, क्योंकि चिड़िया अकेला बोला जा रहा है दोस्तों। अगर चटके रहता चिड़िया, अगर बहुत सारे चिड़िया रहता तो फिर द्वितीय विभक्ति हो जाता, पर यहाँ पे चिड़िया अकेला बोला है तो ये पहला विभक्ति हो जाएगा। फिर दिया गया तीसरा, काका आगच्छी तदा चटका किंग करवंती, तो आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर है सर्वा चटका, मतलब सारे चिड़िया ची ची कुरवंती, जब काका आते हैं तो सारे चिड़िया कू कू ची ची करने लगते हैं। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, राघवा कम अनुधावती, राघव जो है वो किसको भगाना चाहता है, तो राघव काकम कौवा को भगाना, अनुधावती मतलब राघव कौवा के भगाना चाह रहा है दोस्तों। तो ये फाइनल हम लोग का हो चुका है। अब आज का असेसमेंट कंप्लीट। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और स्टूडेंट का भला हो जाए दोस्तों। और मैं जल्द ही क्लास 7 का भी लाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।